फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पर है। इसमें आपके जो काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके मेंबर्स को बढ़ाए गए, साथ में इसके पावर्स भी बढ़ाए गए। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उसका भी सही इंप्लीमेंटेशन हुआ। साथ ही रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां नॉमिनेट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन प्रोसीड्यूर का यहाँ पहली बार इस्तेमाल हुआ, यूज किया गया। हालांकि इलेक्शन जो वोट है वो कभी नहीं आया। तो ये सब बातें आज के वीडियो में हैं, तो वीडियो को देखिएगा। थैंक यू। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए गए थे आपके 1861 में एक बार, 1892 में, फिर 1909 में, जिसे मॉर्लिमेंट रिफॉर्म कहते हैं। अब 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इसको आप समझ लीजिए। 1885 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी। A very important event took place in 1885. What was that? I guess you are correct. Indian National Congress was founded. Okay? It was founded by Alan Octavian Hume, A.O. Hume. Okay? And then Dadabhai Naoroji was there. And then one more, Dinshaw Educhi Wacha. Okay, these 3 people were the main founder of Indian National Congress. Now, actually, Indian National Congress was the first modern nationalist movement in the entire British Empire, which are in Africa and Asia. Okay, so this is very important. So, here after the INC was founded in 1885. एक्चुअली इन लोगों का, ह्यूम का एक्चुअली एक एम था कि कांग्रेस एक ऐसी बॉडी हो जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, ठीक है, उनके जो मनोदशा है, मींस देयर थिंकिंग, ओके, उसको पब्लिक को बता सके और पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस है वो गवर्नमेंट को जो कांग्रेस जो है पुट फॉरवर्ड कर सके। तो ये एक्चुअली इनका प्लान था कि कांग्रेस एक बॉडी की तरह एक्ट करे जो इन बिटवीन देम, ठीक है, तो फिर ताकि दोनों के बीच डायरेक्टली कोई क्लैश वगैरह ना हो। तो इसी एम के साथ आईएनसी को फाउंड किया गया था, ठीक है। तो अभी 1885 के बाद जब आईएनसी वाज फाउंडेड, इंडियंस गॉट अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स। दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 उन्हीं डिमांड्स में से एक है। चलिए क्या हुआ उसे देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के मेंबर्स बढ़ाए गए। ओके, द नंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेरिड, and in Central Legislative Council the members were increased from 10 to 16. Okay, now of course these members were again, non-officials. Okay, these members were non-officials and they made sure that there was official majority. अब देखिए कितनी चालाकी से इन लोगों ने किया चीज को कि आप, ठीक है, नंबर तो बढ़ा दिए लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को इन्होंने कायम रखा, ताकि कोई भी डिसीजन हो तो ऑफिशियल मेजोरिटी तो गवर्नमेंट की होगी, तो गवर्नमेंट की बात रखी जा सके, ठीक है, इसीलिए ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया। अब देखिए इनका जो मेजोरिटी मेंबर्स बढ़ गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो खास करके जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे कुछ पावर्स दिए गए, जैसे कि उन्हें सबसे पहले वे अभी बजट डिस्कस कर सकते थे। दे कुड डिस्कस बजट। ओके, हिथेरटो इट वाज नॉट अलाउड। ओके, दे आर नॉट सपोज टू डिस्कस बजट, बट अभी उन्हें परमिशन दे दी गई, ठीक है, आप बजट डिस्कस कर सकते हो। साथ में आप यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस की है उसमें आप क्वेश्चंस
उठा सकते हो, लेकिन आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा, किताब में मेंशन है। तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। और साथ ही आपको क्या करना था, 6 दिन का एक प्रायर नोटिस आपको उन्हें देना था कि मैं आपसे यह सवाल करने वाला हूं, आप तैयार रहेगा। ठीक है, 6 दिन बाद में सवाल करने वाला हूं। एक अच्छी चीज साथ में इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब काउंसिल जो है किसी भी ओल्ड लॉ को जो लगे गलत है आप उन्हें रिपील कर सकते हो, और उसके बदले में कोई भी नया कानून आप ला सकते हो, न्यू लॉ आप इनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए उन्हें वाइस रॉय की परमिशन की जरूरत थी। ठीक है, तो यही कुछ प्रावधान है जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दिए थे, खास करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का यहां पर शुरुआत होता है, हाउ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली आर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो लेट्स सी। चलिए इनके नॉमिनेशंस को देखते हैं। तो सेकेंड थिंग क्या किया गया था, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को इंप्लीमेंट, या फिर आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इट वाज implemented, that's right, implementation. Okay, implementation of representative institution. Now how it was done, let's see. Now there were members who were supposed to be nominated to respective legislative councils, central legislative council as well as provincial legislative councils. Now how this representative institution actually started, they were supposed to be recommended, okay, by different bodies. Even here, okay, recommendation was necessary. Recommendation, they were to be recommended. Okay, now after recommendation in the central legislative council, viceroy would appoint the member, and in provincial legislative council, governor would अपॉइंट द मेंबर। ठीक है, रिकमेंडेशन के बाद वाइसरॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को अपॉइंट करते और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर अपॉइंट करते। तो इसमें 2 बॉडी थी खास करके जो अपॉइंट करती थी। सबसे पहले था आपका जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स रिकमेंड करते थे। साथ ही और एक बॉडी थी जिसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बॉडी आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स रिकमेंड करते थे। अभी यहां पर बहुत सारी बॉडीज थी, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, यूनिवर्सिटीज थी, म्युनिसिपैलिटीज थी, साथ में आपके जो चैम्बर्स थे, बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे। ठीक है, बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, साथ में आपके जो ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स, ये सब बॉडीज मिलकर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर रिकमेंड करते थे, उसे गवर्नर जो है अपॉइंट करते थे। तो यही था प्रोसीजर। तो आप कभी कभी शायद क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जा सकता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन अपॉइंट करता था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन अपॉइंट करता था, और रिकमेंड कौन करता था, अपॉइंटमेंट कौन करता था। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा गौर से पढ़िएगा तो समझ में आ जाता है। तो आई होप दिस हेल्प्स। ओके, तो इसमें एक बात और जोड़ दें कि जो इलेक्शन टर्म है वो यहां यूज नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी जो प्रोसीड्यूर है वो पूरी तरह इलेक्शन की ही तरह था। ठीक है, तो इसे इनडायरेक्टली इलेक्शन जो है यूज किया गया था, लेकिन ये कभी नहीं किया गया कि हम इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं जो इंडिया में जो इलेक्शन है, this was the first time that was being practiced, but it was the term election was never used. That should be kept in mind. So I hope this helps, and so in the previous video only I had told that all the 3 council acts cannot be covered in one video. So in the next video we'll be covering 1909 Indian Council Act of 1909, which is and also known as Monumentary Form. So if you have any question, you can always ask me. Please comment, and I'm always ready to help you.
सो थैंक यू।